दोस्तों नमस्कार। आज की जो महत्वपूर्ण क्लास हमारी है लाइव जा रही है। अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है तो प्लीज़ शेयर करिएगा। आप लोगों को मेरी आवाज़ अगर जा रही है तो प्लीज़ शेयर करिएगा आप। आज की जो क्लास है अभी कोई भी ऑनलाइन नहीं दिख रहा है, कोई इंडिकेशन भी नहीं है कि हाँ, तो अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ हेलो करके आप हमको सिग्नल दें, जिससे कि हमको पता चले कि मेरी आवाज़ आपको जा रही है। आज का जो लेक्चर हमारा है और मैंने जो आप लोगों को शेयर किया है, उस शेयरिंग ऑप्शन में मैं आपको दिखाई दे रहा होगा कि गुप्ता काल के जो प्रारंभिक मंदिर हैं, उन प्रारंभिक मंदिरों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और इसके पहले हम लोग अध्ययन कर चुके हैं कि नागर शैली की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं, उसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। जो मेरा प्रीवियस लेक्चर हुआ था उस लेक्चर में मैंने नागर शैली की संपूर्ण विशेषताओं के बारे में मैं आपसे शेयर किया हूँ। मेरा एक तीसरा लेक्चर है हिस्ट्री की जो मेरी सीरीज़ जा रही है, उस सीरीज़ का जो है दिस इज़ द थर्ड लेक्चर। जो मेरा पहला लेक्चर था वह कल्चर के बारे में था, सिविलाइजेशन के बारे में था, स्कल्पचर के बारे में था, आर्किटेक्चर के बारे में था। और इसके बाद जो दूसरा मेरी सीरीज़ है वो टाइप्स ऑफ टेम्पल, मंदिरों के कितने प्रकार होते हैं, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली, उनकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं और उनके महत्वपूर्ण मंदिरों के बारे में मैंने आपको बताया। तो ये सिविल सर्विस के लिए बहुत ही क्रूशियल है और यहाँ से प्री और मेंस दोनों के लिए ही दोनों के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आते हैं। आप लोगों को ये देखना है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ और इनको अगर आपने ध्यान से देख लिया है और पढ़ लिया है तो इसकी मैं कम से कम गारंटी आपको दे सकता हूँ कि आपको एक पेज भी कहीं देखना नहीं पड़ेगा, एक पेज कहीं पर कंसल्ट नहीं करना पड़ेगा कि हमको हिस्ट्री का जो कल्चर का सेक्शन है ये हमको नहीं आ रहा है। तो इसको बहुत लेकिन एक बार दो बार देखिएगा, क्योंकि जो लेक्चर है ये काफ़ी लंबा है, लेक्चर काफ़ी लंबा है। धन्यवाद सतजीत सर, थैंक यू। तो इस प्रकार से ये हमारा लेक्चर जो प्रीवियस लेक्चर है सीरीज़ नंबर 1, आप उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें जो हमारी कल्चर के इंग्रेडिएंट्स हैं, जो इसकी विशेषताएं हैं, इन कल्चर की विशेषताओं के बारे में जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक उसको समझ नहीं पाएंगे। तो आप सीरीज़ से देखिए, मेरा लेक्चर नंबर 1 देखिएगा और इसके बाद फिर सीरीज़ नंबर 2 देखिएगा और इसके बाद सीरीज़ नंबर 3 जो है मेरा आज का लेक्चर है। तो एक सीरीज़ है, इसको आप जो है लाइव आप देख सकते हैं। इसी क्रम में मैं अपना लेक्चर को आगे कंटिन्यू करता हूँ कि यहाँ से नागर शैली के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और नागर शैली की क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। और नागर शैली के बारे में नागर शब्द नगर से निकला हुआ है और यह माना जाता है कि सबसे पहले जो इस प्रकार के मंदिरों की शुरुआत हुई वो नगरों से हुई, इसीलिए इसका नाम नागर शैली पड़ा है। नागर शैली का जो विस्तार है, जो एरिया है, उसके बारे में ये है कि विंध्याचल से लेकर के हिमालय के बीच में और बंगाल की खाड़ी से लेकर के यानी बंगाल से लेकर के गुजरात के बीच का जो क्षेत्र आता है, यह पूरा का पूरा क्षेत्र नागर शैली के मंदिरों में आता है। इसको मैं पीछे बता चुका हूँ, अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इसके बाद नागर शैली में तमाम वेरिएशन है, मतलब जो क्षेत्रीय विशेषताएं होती हैं मंदिर पर, उस पर अपना प्रभाव साफ साफ दिखाई देती हैं। क्षेत्रीय शैली का मतलब जो गुजरात की शैली है उसकी अपनी एक रीजनैलिटी है, उस रीजनैलिटी के हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। इसके बाद फिर आपका बंगाल की शैली अपनी अलग है, इसके बाद फिर राजपूताना की भी एक शैली है।
तो अलग अलग इसको पार्ट में बांटा गया है। पीछे मैं आपको इसका जो नागर शैली के अलग अलग विभाजन है उसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ। इसमें उड़ीसा शैली महत्वपूर्ण है, खजुराहो शैली है, गुजरात या काठियावाड़ की शैली है, राजपूताना शैली है और ग्वालियर या वृंदावन की शैली है। कश्मीर के मंदिर, कश्मीर की एक अलग अपनी बहुत महत्वपूर्ण शैली है और इसके अलावा पूर्वी बंगाल की एक अपनी महत्वपूर्ण शैली मानी जाती है। जो मैंने 6 या 7 प्रकार की शैलियों की चर्चा किया, उसमें से जो एग्ज़ाम्स में पूछता है सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है उड़ीसा शैली के मंदिर, खजुराहो शैली के मंदिर और इसके बाद गुजरात और काठियावाड़ के भी शैलियों के मंदिर की बात होती है। लेकिन जो सिविल में जो क्वेश्चन आता है थोड़ा डीप आता है, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा कर सकते हैं कि मतलब कि जो रेयर टेम्पल है जिसके बारे में लोग नहीं पढ़ते हैं, उसके बारे में भी हमको पढ़ने की ज़रूरत होती है। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है कश्मीर का मंदिर के बारे में मैंने पीछे में चर्चा कर चुका हूँ, इनकी जो वास्तुगत विशेषताएं हैं उसके बारे में। सिविल में जो क्वेश्चंस आते हैं वह मंदिरों के बारे में नहीं पूछते हैं कि यह मंदिर किसने बनवाया और कहाँ बनवाया, किसने बनवाया। सिविल के जो क्वेश्चंस आते हैं वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं। कॉन्सेप्चुअल का मतलब जो मंदिर की स्टाइल्स होती है, जो शैलियाँ होती हैं, उन शैलियों की जो महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में क्वेश्चंस होता है, उसके इंटर रिलेशंस के बारे में पूछता है, कोरिलेशन के बारे में पूछता है और इस मंदिर ने किस मंदिर के ऊपर या किस शैली के ऊपर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला या प्रभाव डाला। ये महत्वपूर्ण जो चीज़ों के बारे में आपको ध्यान देना है। तो सिविल अगर आप देख रहे हैं तो इसके जो पढ़ने का या इसको हैंडल करने का जो तरीका है वह दूसरे इस जो अलग जो एरिया है उससे एकदम अलग है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो सिविल का जो क्वेश्चंस आते हैं वो कॉन्सेप्चुअल बेस आते हैं, आपको पता है, और जो अलग एग्ज़ाम्स के आते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं। तो इसीलिए जब आप सिविल पढ़ रहे हैं तो सिविल में जो पढ़ने की एंगलिंग होनी चाहिए वो अलग होनी चाहिए। मैं वही बात जो है मंदिरों के संदर्भ में भी कर रहा हूँ कि जब आप सिविल के एस्पायरेंट हैं और सिविल के कॉम्पिटिटर हैं, तो जब आप मंदिरों को पढ़ रहे हैं तो मंदिरों को पढ़ने का भी अप्रोच आपका अलग होना चाहिए। और मैं उस पर आपको फोकस भी करते हुए चल रहा हूँ। मेरा फोकस है कि दोनों को मैं लेके चलूँ, जो कॉन्सेप्चुअल की चीज़ें हैं उसको भी लेके चलें और इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव चीज़ें हैं उसको भी हम लेके चलें। हम जो आज की मेरी टॉपिक है, मैं उस टॉपिक पर मैं आप लोगों के साथ में आ जाता हूँ कि जो आज की मेरी टॉपिक है वो क्या है। मेरी टॉपिक अगर आप ऊपर लिखा हुआ देखेंगे तो टॉपिक को मैंने डिवाइड किया हुआ है और इसमें गुप्त एज के जो प्रारंभिक काल के जो मंदिर बने हैं, इन मंदिरों के बारे में हम चर्चा करेंगे। और इन मंदिरों के बारे में लोग कम पढ़ते हैं। कम पढ़ने का क्या रीज़न है? क्योंकि जो बड़ी बड़ी शैलियों के जो मंदिर, जैसे खजुराहो शैली के है, उड़ीसा शैली के, इन शैलियों के मंदिर के डिस्क्रिप्शन आपको हर किताब में मिल जाता है। लेकिन गुप्त काल के जो प्रारंभिक मंदिर हैं, उन मंदिरों के बारे में हमें कोई या किसी प्रकार की सूचना किसी किताब में नहीं मिलती है। जो सिविल और जो बड़ी एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वह क्वेश्चन जो है यहीं से आते हैं, अधिकतर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और यह पूरे के पूरे फाउंडेशन की तरफ से गुप्त काल के जो प्रारंभिक मंदिर हैं उनमें जिन शैलियों का विकास प्रारंभिक रूप से दिखाई पड़ता है, उसी का डेवलपमेंट या उसी का विकास बाद की शैलियों में दिखाई पड़ता है। तो इसको देखते हुए सबसे महत्वपूर्ण आपको जो प्रारंभिक काल के जो गुप्त के मंदिर हैं उसको आपको स्टडी करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, जिसकी तरफ लोग ध्यान नहीं देते हैं। और सिविल का फंडा होता है कि जो महत्वपूर्ण होता है और जिसकी तरफ लोग ध्यान नहीं देते हैं, ऐसे प्रश्न को वो लोग पूछते हैं। तो जो गुप्त काल के प्रारंभिक मंदिर हैं उसके बारे में पीछे मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन शॉर्ट में एक बार दोबारा फिर मैं बहुत तेज़ी से मैं आगे बढ़ूंगा। गुप्त काल के जो मंदिर हैं उसको मैंने जो क्लासिफाई किया है वह अलग अलग पार्टों में किया है। मैंने आपको बताया कि जो हिंदू धर्म के जो प्रारंभिक मंदिर पाए गए वो गुफाओं में पाए गए थे। उसमें से जो विदिशा के बगल में जो उदयगिरी की गुफा है उसमें हिंदू धर्म का प्रारंभिक मंदिर पाया गया और उस मंदिर की जो छतें थी वो सपाट हुआ करती थी। तो जो क्लासिफिकेशन मैं बता रहा हूँ कि जो प्रारंभिक गुप्त काल के मंदिर है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है गुफा के मंदिर यानी ऐसे मंदिर जो गुफा में बनाए गए। फिर दूसरा जो क्लासिफिकेशन है सपाट छतों वाले मंदिर, यानी ऐसे मंदिर जिनकी की छतें सपाट हुआ करती थी। और जो तीसरे जो मंदिर हैं
ऐसे मंदिर जिनकी जो है शिखर, जिनमें शिखर होते थे। तो ये 3 क्लासिफिकेशन गुप्त काल के मंदिरों का किया सकता है। पहला है गुफा के मंदिर, दूसरा है सपाट छतों वाले मंदिर, और तीसरा है शिखर वाले मंदिर। शिखर वाले मंदिर, ये 3 क्लासिफिकेशन है, और 3 क्लासिफिकेशन मैं आपको पीछे लिखवा चुका हूँ, जो लोग देख रहे होंगे। तो गुफा मंदिर को मैं पहली गुफा मंदिर में उदयगिरी की गुफा में जो महत्वपूर्ण मंदिर प्राप्त होता है उसके बारे में आपको डील कर चुका हूँ। फिर गुफाओं से निकल करके समतल मैदानों पर मंदिर बनाने की परंपरा की शुरुआत सबसे पहले यहाँ पर होती है। तो सपाट छत वाले जो मंदिर हैं उसमें तिगवा का मंदिर, सांची का मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर और नचना कुठार का मंदिर। ठीक है, तो सपाट छत वाले इतने मंदिर हैं। आपको ध्यान रखिएगा, कभी काल पूछ लेता है सिविल सर्विस में कि कौन मंदिर जो है सपाट छत वाला है, कौन जो है शिखर वाला है। तो आपको बहुत ध्यान से इसको देखना पड़ेगा। ये सभी मंदिर जो बनाए गए वह जबलपुर से लेकर के विदिशा के बीच के आसपास में बनाए गए। क्यों बनाए गए उसका रीज़न भी मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। क्योंकि जो बहुत बड़ा मंदिर कंस्ट्रक्शन, यानी जो रिलीजियस मोनूमेंट्स के कंस्ट्रक्शन का जो सबसे महत्वपूर्ण साइट हुआ करती थी वो सांची हुआ करती थी। तो सांची से भरहुत के बीच में जो महत्वपूर्ण जो एरिया थी जहाँ पर कि बहुत अधिक निर्माण हुआ, उसके कारण वहाँ पर एक इंस्पायरेशन भी थी। और दूसरा मैंने आपको कारण बताया था, आपको याद आ रहा होगा, क्योंकि वैष्णव धर्म का जो उद्भव होता है, जो बहुत ज़्यादा विकास हुआ, वो उसी जोन में हुआ था। तो दोनों एलिमेंट वहाँ मौजूद थे, कारण भी था मौजूद था और कार्य भी मौजूद था। तो इसी कारण जो है सेंट्रल जो एमपी मध्य प्रदेश का जो सेंट्रल पार्ट है वहाँ पर सबसे पहले भारत में मंदिरों के निर्माण करने की परंपराएं सबसे पहले गुप्त शासकों के द्वारा शुरू की गई। तो सपाट छतों वाले मंदिर को मैं पीछे में बढ़ा रहा था, अगर आपको याद होगा, तो इसमें भूमरा का शिव मंदिर मैं आपको लगता है मैं बता चुका हूँ। तो सपाट छतों वाले मंदिर को मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो इसमें तिगवा का मंदिर मैं बताया था, सांची का मंदिर बताया था, भूमरा का शिव मंदिर बताया था और नचना कुठार का मंदिर बताया था। इतना पढ़ने के बाद हम जो आगे बढ़ेंगे वह शिखर वाले मंदिर की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसको पढ़ाने के बाद अगर मेरे पास टाइम मिलेगा तो जो उड़ीसा शैली की जो महत्वपूर्ण मंदिर हैं उन मंदिरों की तरफ हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। सांची के मंदिर को हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके लिए आप हमारा जो पीछे का जो लेक्चर है आप उसको देख सकते हैं। और इसके बाद फिर अंतिम जो सपाट छतों वाले जो मंदिर हैं उसको मैं थोड़ा सा भूमरा का शिव मंदिर के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि इसके पहला का जो मेरा लेक्चर है वो कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, भूमरा का शिव मंदिर, इसकी सबसे तो महत्वपूर्ण है आपको जानना कि इसकी लोकेशन क्या है, इसकी जो है टाइमिंग क्या है। इसकी जो लोकेशन है वो है सतना के नज़दीक है। सतना के नज़दीक एक रियासत हुआ करती थी, नागौद रियासत। ठीक है, तो नागौद रियासत आज भी है, सतना के नज़दीक है। सतना से करीब 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर बना हुआ है। इसकी जो टाइमिंग और डेट है वह 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच में है। इसका जो सैंक्टम बना हुआ है, यानी जो सैंक्टम का मतलब जो गर्भगृह बना हुआ है वह स्क्वायर शेप का है, वर्गाकार है यानी। और इसके गर्भगृह में मुख लिंग की स्थापना की गई है। मुख लिंग के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मुख लिंग का मतलब जो सादा लिंग होता था उसके एक दिशा में शिव की आकृति बनाई जाए, इसे मुख लिंग कहा जाता है। तो इस प्रकार के लिंगों के कई प्रकार है। एक मुखी शिवलिंग होता है, 2 मुखी होता है, 3 मुखी, चतुर्मुखी और 5 मुखी। यानी लिंग के अगर चारों तरफ जितनी मूर्तियों को आप बढ़ाते जाएंगे शिव की मूर्तियों को, उतनी उसकी संख्या बढ़ती जाएगी। एक 4 चतुर्मुखी के अलावा पंचमुखी भी होता है। पंचमुखी का मतलब लिंग के ऊपर की जो आकृति होती है उसे अगर वहाँ पर शिव की आकृतियों के, शिव के प्रतीकों को बना दिया जाए, इसे पंचमुखी शिवलिंग कहा जाता है। और भूमरा के शिव मंदिर की जो विशेषता मैंने आपको बताया कि 5वीं और 6वीं शताब्दी का है। यह सतना मध्य प्रदेश के नज़दीक है। इसका जो सैंक्टम है, इसका जो गर्भगृह है वह स्क्वायर बना हुआ है। और इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता ये है
कि इस मंदिर के चारों तरफ रिलीफ स्कल्पचर बनाया गया है। रिलीफ स्कल्पचर का मतलब उद्वृत्त चित्त, विभिन्न प्रकार के जो माइथोलॉजिकल घटनाएं थी, जो कृष्ण से संबंधित थी, जो विष्णु से संबंधित थी, अलग अलग रामायण और महाभारत की जो कहानियों का जिसमें वर्णन किया गया है, इस प्रकार की कहानियों का इसमें अंकन किया गया है। तो उद्वृत्त चित्त बहुत इंपॉर्टेंट है। सिविल सर्विस के कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि मंदिरों के उद्वृत्त चित्रों के बारे में विवरण दीजिए। ये बहुत रेयर क्वेश्चन है और इसको बहुत कम लोग जानते हैं। ठीक है, तो उद्वृत्त चित्त का मतलब रिलीफ स्कल्पचर है। रिलीफ स्कल्पचर का मतलब जो मंदिरों के ऊपर या किसी दीवार के ऊपर उभार करके किसी कलाकृति को बनाया जाए, उभार करके। ठीक है, तो इसे उद्वृत्त चित्त कहा जाता है। इसे रिलीफ स्कल्पचर का नाम दिया गया है। तो रिलीफ स्कल्पचर के बारे में सिविल सर्विस में क्वेश्चंस आ चुके हैं कि मंदिरों के उद्वृत्त चित्रों के बारे में बात करिए। गुफाओं में भी उद्वृत्त चित्र बनाए गए हैं। इसके बाद बहुत सी ऐसी जगहें हैं वहाँ जहाँ के उद्वृत्त चित्र बताए गए। तो आपको रिलीफ स्कल्पचर्स के बारे में आपको महत्वपूर्ण चीज़ों को ध्यान देना है। अगला जो मंदिर है हम लोग उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगला जो मंदिर है वो है नचना कुठार का मंदिर। नचना कुठार, नेक्स्ट लिखिएगा, कंटिन्यू। मैं ये समझ रहा हूँ कि आप पेन कागज़ लेके बैठे होंगे और लिख रहे होंगे। तो अगला जो मंदिर है नचना कुठार का मंदिर, या इसे नचना मंदिर भी कहा जाता है। इसे नचना मंदिर या नचना कुठार का मंदिर भी कहा जाता है। इसकी जो लोकेशन है यह है जिला पन्ना। पन्ना जिला मध्य प्रदेश में है, इसको आप जानते हैं। इसकी जो टाइमिंग है वो 6वीं शताब्दी का है। और इसकी जो महत्वपूर्ण जो विशेषता है कि इसके प्रवेश द्वार के ऊपर, जब आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो प्रवेश द्वार के ऊपर गंगा और जमुना की प्रतीकों का अंकन किया गया है। यानी चौखट, जो मंदिर का चौखट होता है, उस चौखट के ऊपर गंगा और जमुना का अंकन किया गया है। गंगा और जमुना का अंकन प्रतीकों के रूप में किया गया है। ठीक है, गंगा और जमुना का अंकन नहीं किया सकता है। गंगा का प्रतीक घड़ियाल के रूप में किया गया है और जमुना का प्रतीक कछुआ के रूप में किया गया है। यानी जहाँ पर भी मंदिरों में अगर आप देखिएगा, जिस भी मंदिर में घड़ियाल और कछुआ को अगर बनाया गया होगा तो आप ये जान जाइए कि जहाँ घड़ियाल होगा वहाँ पर जो है गंगा की आकृति होगी, और जहाँ कछुआ की आकृति बनी होगी वह यमुना की आकृति होगी। यह एक प्रतीकात्मक तरीके से बनाया जा सकता है। अच्छा, इसमें जो मैंने बताया था रिलीफ स्कल्पचर, जो रिलीफ स्कल्पचर का मैंने बताया था कि भूमरा के शिव मंदिर में रिलीफ स्कल्पचर का हमको साक्ष्य मिलता है, वह परंपरा आगे बढ़ती जाती है। और बाद के जो मध्यकाल के जो मंदिर पाए गए उसमें भी यह कंटिन्यू परंपरा आगे बढ़ती रही। इसीलिए रिलीफ स्कल्पचर यानी मंदिर के दो भाग हैं, एक मंदिर का आंतरिक भाग और दूसरा है बाहरी भाग। तो जो स्टार्टिंग फेज के जो मंदिर बनाए गए उसमें रिलीफ स्कल्पचर नहीं पाया जाता है, सादा, उसके मंदिर का जो आंतरिक हिस्सा था वो सादा था। लेकिन बाद का जो फेस आता है उसमें धीरे धीरे जो मंदिर का जो आंतरिक भाग है, जहाँ गर्भगृह स्थित रहता है, उसमें धीरे धीरे डेकोरेशन होना शुरू हुआ और भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ों को उसमें मतलब कि कलाकृतियों का उसमें अंकन किया जाने लगा। बाद में यह परंपरा और भी आगे बढ़ी, तो मंदिर के बाहर और अंदर दोनों प्रकार की चीज़ों का अंकन किया गया। अब बाद में देखते हैं कि मंदिरों की जो विमान होता था, उसकी बाह्य दीवारें थी, बहुत से उसमें मूर्तियों को उसमें इनपुट किया गया, रखा गया, भिन्न भिन्न किस्म प्रकार के देवी देवताओं की और अलग अलग किस्म की मूर्तियों का उसमें अंकन किया गया। तो नचना कुठार की जो मंदिर है, जो जिला पन्ना में है, यह 6th सेंचुरी का है, 6वीं शताब्दी का है। इसके प्रवेश द्वार पर गंगा और जमुना की आकृतियों का बनाया गया है। इसके आंतरिक भागों पर रामायण की कहानियों का अंकन किया गया है। इसके आंतरिक भागों पर रामायण की कहानियों का अंकन किया गया है। ठीक है, और इस मंदिर का नाम आज जो क्षेत्रीय लोग नाम बुलाते हैं उसे चौमुखनाथ मंदिर का नाम देते हैं, चौमुखनाथ मंदिर। ठीक है, आज का इसका नाम है। तो अब हम अगले फेस में आते हैं, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये बहुत ही फेमस मंदिर है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये अगला फेस है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि शिखर वाले मंदिर, अगर भारत में शिखर वाले मंदिरों का, जो मैंने आपको 3 कैटेगरी बताई थी, गुफा के मंदिर, सपाट छत वाले मंदिर और शिखर वाले मंदिर।
तो सपाट छत वाले मंदिरों को मैं बता चुका हूँ। अब जो मेरा अगला क्लासिफिकेशन होगा वह शिखर वाले मंदिरों की हम बात करेंगे। शिखर वाले मंदिर, ठीक है, यह एक अलग सेक्शन हम शुरू करने जा रहे हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। शिखर वाले मंदिरों की जो श्रेणी है, इस श्रेणी में जो सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है वो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ठीक है। शिखर वाले मंदिरों की जो पहली सीरीज़ होती है, शुरू होती है, वह है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। इस मंदिर की क्या विशेषता है? सबसे बड़ी इस मंदिर की विशेषता है कि अब तक जो मंदिर बनाए जाते थे उनकी छतें सपाट होती थी, लेकिन अब जो मंदिर बनाए जाने लगे सपाट छतों की जगह उसमें शिखर या विमान बनाने की परंपराओं की शुरुआत हुई। और यह परंपरा जो शुरुआत हुई, सबसे पहले किसी मंदिर में यदि शिखर बनाने का जो प्रयास किया गया तो वह देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह क्वेश्चन अगर पूछता है कि पहली बार भारत में किस मंदिर में शिखर या विमान बनाया गया, ये क्वेश्चन है। भारत में पहली बार किस मंदिर में शिखर बनाया गया, ठीक है, तो इसका उत्तर होगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ठीक है ना। तो इसको आप पेन डाउन कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन एक बार दो बार नहीं, 20 बार पूछा गया है, छोटी से बड़ी सभी एग्जामों में पूछा गया है। तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से जो है इसको पेन डाउन करते जाइएगा, ठीक है। अब हम देवगढ़ के दशावतार मंदिर के बारे में, हम इसका जो बेसिक जो चीज़ें हैं, इसके बेसिक जो नॉलेज है, हम इसके बारे में लेते हैं कि यह कहाँ पर स्थित है, इसकी टाइमिंग क्या है, इसकी जो शैली यानी जो वास्तुगत विशेषताएं हैं, इसकी वास्तुगत विशेषताएं किस प्रकार से हैं। पहले तो यह बहुत से लोग ये जानते हैं कि जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है वह मध्य प्रदेश में है। यह भी क्वेश्चन बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। तो देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है वास्तव में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के एकदम बॉर्डर पे है, ठीक है। कभी काल तो मध्य प्रदेश के लोग कहते हैं कि नहीं यह मध्य प्रदेश में है, लेकिन यह उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले में स्थित है। इसको पेन डाउन करिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है कहाँ पर स्थित है, और मैं आपको बताता हूँ 80% लोग यही बताएंगे, वो कहेंगे कि मध्य प्रदेश में स्थित है। लेकिन यह देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का जो ललितपुर ज़िला, नक्शे में आप ललितपुर को ध्यान से देखिए, ललितपुर पूरी तरीके से लगता है मध्य प्रदेश के पेट में घुस गया हो, यानी उसके पेट में अंदर चला गया है एकदम से मुड़ करके। तो मैं पहले बताया कि देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िला में है। यह 6वीं शताब्दी का जो है मंदिर है, 6th सेंचुरी का मंदिर है यह, और यह बेतवा नदी के किनारे है। यह मंदिर बेतवा नदी के किनारे है और इसे क्षेत्रीय लोग सागर मरह का नाम देते हैं। सागर मरह नाम देते हैं इस मंदिर का नाम। तो देवगढ़ के दशावतार जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है जिसमें पहली बार शिखर बनाया गया, उस मंदिर को जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उसका नाम सागर मरह का नाम देते हैं। यह भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया, लेकिन बहुत रेयर क्वेश्चन है। सागर मरह का मतलब होता है टेम्पल ऑन टैंक। टेम्पल ऑन टैंक यानी जहाँ पानी का स्रोत हो उस पर यह मंदिर बनाया गया। सोर्स सागर का मतलब वाटर, ठीक है। तो इन 3-4 चीज़ों को मैं बता चुका हूँ आपको कि इसकी शैली क्या है। इसकी शैली गुप्ता शैली है, नागर शैली है, गुप्ता शैली कहा जाता है। और यह ललितपुर, उत्तर प्रदेश के यह ललितपुर ज़िले में स्थित है। यह बेतवा नदी के किनारे है। इसकी जो स्टाइल मैंने आपको बताया, इसका जो इंटीरियर और एक्सटीरियर बोथ आर डेकोरेटेड, यानी इस मंदिर जो दशावतार मंदिर है इसका आंतरिक और बाह्य भाग दोनों को डेकोरेट किया गया है। यानी इसमें स्कल्पचर जो मैंने बताया था, इंटीरियर को डेकोरेट करने का मतलब जो उद्वृत्त चित्र है उसका इसमें डेकोरेशन किया गया है। अच्छा, एक इसकी बहुत बड़ी विशेषता मैं एक और बताने जा रहा हूँ आपको। इसको पेन डाउन करिएगा, रेदिल आप अपनी कॉपी पर रेड ज़रूर लगा लीजिएगा। इस मंदिर में पहली बार इस मंदिर में पत्थर का भी प्रयोग किया गया है और ईंट का भी प्रयोग किया गया है, दोनों।
देवगढ़ के दशावतार मंदिर में पत्थर का भी प्रयोग किया गया है और ईंट का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यह दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद इस मंदिर में मूर्तियों और प्रतिमाओं की संख्या दिन पर दिन बढ़ती गई, और जो अंकन किया गया है घटनाओं का मैं पीछे बता चुका हूँ। महाभारत है, रामायण है और जो विष्णु पुराण है, इनकी कहानियों का इस पर अंकन किया गया है। इसका जो शिखर है वह 40 फुट करीब ऊंचा है, और इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता एक बहुत बड़ी है कि जो इसमें ईंटों का प्रयोग किया गया है वह ईंटों की साइज़ बहुत ज़्यादा है, यानी बहुत लंबी लंबी ईंटों का प्रयोग किया गया है। इस ईंटों की साइज़ है 17.5 इंच इंटू 10.5 इंच इंटू 3.5 इंच। तो यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अगर हमसे पूछा जाए कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर की सिर्फ आप 3 विशेषता बताइए, तो 3 विशेषता के लिए मैं आपको बताना हो तो मैं कुछ चीज़ों को बताऊंगा। आप क्या बताएंगे? मैं 3 विशेषता बताऊंगा इसकी। पहले कि इस मंदिर में पहली बार, किसी मंदिर में भारत में पहली बार शिखर या विमान का जो निर्माण किया गया इसी शैली में किया गया। विशेषता पहली इसकी विशेषता यह है। दूसरी विशेषता मैं बताऊंगा कि यह मंदिर यानी देवगढ़ का दशावतार मंदिर में पत्थर और ईंट दोनों का यूज इसमें किया गया है। यह 2 विशेषता तो इसकी बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरी जो है, इसका जो कंस्ट्रक्शन किया गया है वह उत्तर प्रदेश में है, न कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, स्टोन और ब्रिक का यूज़ किया गया है। इंटीरियर और एक्सटीरियर का डेकोरेशन किया गया है। मंदिरों में मूर्तियों और प्रतिमाओं की संख्या को बढ़ा दिया गया। रिलीफ स्कल्पचर्स के बारे में मैंने बताया कि रिलीफ स्कल्पचर जो पहले से चला आ रहा था उसको और भी इसमें बढ़ोतरी हो गई, और विभिन्न घटनाओं का इसमें अंकन किया गया। तो ये 2-3 पॉइंट जो मैंने आपको बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बार इसमें शिखर बनाने का प्रयास किया गया, इसके बाद इसमें पत्थर और ईंट दोनों का इसमें प्रयोग किया गया। इसे क्षेत्रीय लोग सागर मरह का नाम देते हैं। ये 3-4-5 पॉइंट को मैंने आपको बताया। अच्छा, अब जो इस शैली का जो अंतिम जो मंदिर मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है भीतर गांव का मंदिर। भीतर गांव का मंदिर, ठीक है। भीतर गांव का मंदिर भी जो है वह उत्तर प्रदेश में स्थित है, लेकिन यह कानपुर देहात पे है। ठीक है, लिख लीजिएगा इसको। जो भीतर गांव का मंदिर है, भीतर गांव का मंदिर अगली शैली में, यह अंतिम है जिसके के बाद में अगले में आगे चलूँ। तो भीतर गांव का जो मंदिर है वो कानपुर देहात में स्थित है, और इसकी जो टाइमिंग है वह है 6th सेंचुरी AD है, यानी 6वीं शताब्दी का मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर में शिव और विष्णु दोनों को यह मंदिर डिवोट किया गया है। शिव को भी समर्पित किया गया है और यह विष्णु को समर्पित किया गया है। और एक बहुत बड़ी विशेषता इसको निश्चित रूप से आप लिखिएगा कि मैंने आपको बताया कि जो आपका दशावतार मंदिर था, उस दशावतार मंदिर में पत्थर और ईंट दोनों का प्रयोग किया गया था, लेकिन भीतर गांव का मंदिर पूरे विश्व का एक अकेला ऐसा मंदिर है जिसको कि पूरी तरह ईंटों से बनाया गया है। ठीक है, यह वेरी इंपॉर्टेंट है। यह विश्व का पहला ऐसा मंदिर है जिसे पूरी तरह ईंटों से बनाया गया है। बड़ा दुर्भाग्य है कि यह मंदिर आज अपने कुल मिलाकर के डिस्ट्रक्शन की स्थिति में है, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे कुछ प्रिजर्व किया है, कुछ मेंटेन किया है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड ओल्डेस्ट ब्रिक टेम्पल, ठीक है, भीतर गांव का मंदिर जो है वो वर्ल्ड का ओल्डेस्ट मंदिर है। इस मंदिर को काफ़ी ऊंचा बनाया गया था। इसकी जो मैंने आपको बताया कि जो शिखर वाले मंदिरों की शुरुआत पहले हो चुकी थी, और यह परंपरा आगे भी बढ़ती रही। तो भीतर गांव का जो मंदिर पाया जाता है उसमें भी एक बहुत ऊंचा शिखर पाया जाता है, लेकिन वह ईंटों का बना हुआ मंदिर है। और इस मंदिर की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इस मंदिर की ऊंचाई पर आप जाएंगे बाहर तो इसमें ताखे बने हुए हैं, ताखे यानी कट्स बने हुए हैं, और इन ताखों में, इस कट्स में विभिन्न प्रकार के देवी और देवताओं की प्रतिमाओं को स्थापित किया गया है। यह अपने आप में एक न्यू फीचर्स है जो कि अन्य जगहों पर देखने को नहीं मिलता है। मंदिर की जो बाहरी दीवारें हैं उन दीवारों में भी ताखे बने हुए हैं, और इसके अलावा ताखे के ऊपर जो विमान होता है उस विमान में भी अलग अलग कट्स बने हुए हैं।
अलग अलग स्पेस को बनाया गया है, उस स्पेस में भी अनेक मिट्टी की मूर्तियों को रखा गया है। मिट्टी की मूर्तियों को, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ऐसा कौन सा है जिसमें कि मिट्टी की मूर्तियों को रखा गया। तो यह अपने आप में बहुत ही चौंकाने, मिट्टी की मूर्तियों जिसे कहा जाता है टेराकोट्टा। तो टेराकोट्टा की भारत में परंपरा बहुत ही रिच रही है, आपको पता है। सिंधु घाटी सभ्यता के पहले से ही टेराकोट्टा यानी मिट्टी की मूर्तियों के हमें साक्ष्य मिलने लगते हैं। तो भीतरगांव का जो मंदिर है, इस मंदिर की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह पूरी तरीके से ईंटों से बना हुआ है और इसमें जो 70 फुट का इसका शिखर बना हुआ है। इसका जो शिखर है वो 70 फुट का करीब बहुत ऊंचा शिखर बनाया हुआ है और इस मंदिर के चारों तरफ ताखे बने हुए हैं। मंदिर के नीचे का पोर्शन यानी गर्भगृह के आसपास की जो दीवारें होती हैं उसमें भी बना हुआ है और शिखर पर भी ताखे बने हुए हैं। उन यह बहुत चौंकाने वाली बात है कि किसी भी मंदिर में इस प्रकार की वास्तुशिल्प, इस प्रकार की व्यवस्था को देखने को नहीं मिलती है। तो 3-4 चीज़ों को मैंने बताया कि इस मंदिर को ब्रिक से बनाया गया है यानी ईंटों से बनाया गया है। वो ईंटों की साइज़ जो है काफ़ी बड़ी बड़ी है। इसके अलावा इसके शिखर काफ़ी 70 फुट करीब ऊंचा है, 70 फुट ऊंचा है, 6th सेंचुरी का है। इसमें जिस देवता की पूजा की जाती थी या वर्शिप की जाती थी उसका संबंध शिव और विष्णु से है और इसमें ब्रिक और टेराकोट्टा का इसमें यूज़ या इस्तेमाल किया गया है। और अंतिम में भीतरगांव के मंदिर में मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्ल्ड ओल्डेस्ट ब्रिक टेम्पल, ठीक है ना। भीतरगांव का मंदिर जो कानपुर देहात में है वह वर्ल्ड ओल्डेस्ट ब्रिक टेम्पल। इसको पेन डाउन मैं 5 बार रिपीट कर चुका हूँ। इसको आप लोग निश्चित रूप से पेन डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन सिविल सर्विस में आते हैं। तो इस प्रकार से नागर शैली में विशेषकर जो गुप्त काल के जो प्रारंभिक मंदिर हैं उन प्रारंभिक कुछ मंदिरों के बारे में मैंने आपसे चर्चा किया। और आप एग्ज़ाम देने के पहले मैं जितना बता चुका हूँ इससे बाहर नहीं आने वाला है। जितना भी मैं बताया हूँ अगर आप ईमानदारी से इतना पढ़ लेते हैं तो इसको मैं आपको पैड पर लिख दे सकता हूँ कि इससे बाहर कभी नहीं आएगा, ठीक है। और इसका कोई शॉर्टकट भी मेरे पास नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, कोई जादू नहीं है, कोई आपको ट्रिक बता दूँ और आपको 5 मिनट में आपको याद हो जाए। इसीलिए अगर आपको सक्सेस अगर आपको चाहनी है तो आपको गंभीरता से पढ़ना पड़ेगा और यह अगर आप चाहेंगे तो एक पेज में इसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है। तो गुप्त काल के जो प्रारंभिक मंदिर थे उसके बारे में मैंने आपको उसकी वास्तुगत विशेषताएं क्या हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। एक बार फिर से मैं पूरा बाइंड अप करूँगा। इसके बाद फिर जो अगली शैली को वो हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं वह शैली है उड़ीसा शैली। नागर शैली का एक प्रकार जो है उड़ीसा शैली भी है, हम लोग उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो एक बार पूरा बाइंड अप मैं कर दूं। नागर शैली का मैंने सबसे पहले आपको एरिया बताई थी कि जो नागर शैली का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है। जो विंध्य की श्रृंखला है उसके उत्तर दिशा में यानी हिमालय तक, यानी विंध्य से हिमालय तक और उधर गुजरात से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक और उधर जो है आप चले जाइए तक्षशिला तक, तक्षशिला जो कि आज पाकिस्तान में है यानी अफ़गानिस्तान का बॉर्डर। तो अफ़गानिस्तान से लेकर के करीब मध्य प्रदेश के काफ़ी हिस्से तक ये जो यहाँ के जो मंदिर बने हुए हैं नागर शैली के मंदिर बने हुए हैं। और जो नागर शैली के मंदिर हैं इनका क्षेत्रीय डिवीज़न भी किया गया है, इनकी लोकल डिवीज़न किया गया है। तो नागर शैली का जो विभाजन किया गया है मैं बता चुका हूँ। उड़ीसा शैली में किया गया है, खजुराहो शैली में किया गया है, गुजरात और काठियावाड़ शैली में किया गया है, राजपूताना शैली में किया गया है, ग्वालियर और वृंदावन शैली में किया गया है, कश्मीर के मंदिर हैं और इसके बाद पूर्वी बंगाल के मंदिर हैं। इतने पार्ट में नागर शैली को मंदिरों को डिवाइड किया गया है। और फिर मैं आगे आपको बताया था कि जो गुप्त काल के जो प्रारंभिक मंदिर हैं उनके बारे में आपको बताया था। गुप्त काल के जो प्रारंभिक मंदिर हैं उनको 3 पार्ट में बांटा गया है। मैंने आपको अभी बताया कि गुफा के मंदिर, ऐसे मंदिर जो पहली बार गुफा में बनाए गए। दूसरे मंदिर ऐसे मंदिर जिनकी छतें सपाट होती थी। तीसरा जो मंदिर मैंने बताया कि शिखर वाले मंदिर, ऐसे मंदिर जिनमें शिखर होता था या विमान होता था।
गुफा के मंदिर में पहला मैंने आपको बताया था कि उदयगिरी की गुफा में वैष्णव धर्म से संबंधित भारत का पहला, हिंदू धर्म का पहला मंदिर जो बनाया गया वो गुफा के अंदर बनाया गया, वह बनाया गया था उदयगिरी की गुफा में। अब हम आगे आते हैं कि गुफा से मंदिर को निकाल करके समतल मैदानों पर बनाया जाने लगा, लेकिन उसकी जो छतें होती थी चपटी होती थी। तो दूसरी जो कैटेगरी मैंने आपको बताई थी सपाट छतों वाले मंदिरों में, पहला मैंने बताया था कि तिगवा का मंदिर, दूसरा है सांची का मंदिर, तीसरा है भूमरा का शिव मंदिर, और अंतिम अभी मैंने बताया था आपको नचना कुठार का मंदिर। इतने मंदिर जो मैंने आपको बताए ये सपाट छतों वाले मंदिर है। सपाट छत का मतलब जिस घर में आप और हम बैठे हैं, जैसे कि छतें सपाट हैं, रूम की तरह से, क्वार्टर की तरह से जहाँ पे आप रहते हैं, ये छतें सपाट होती हैं, उसी तरीके से प्रारंभिक जो मंदिर बनाए गए उनकी छतें भी सपाट हुआ करती थी, यानी उनमें शिखर नहीं होता था। इसके बाद तीसरा जो फेस आता है, थर्ड फेस, कि लोगों ने मंदिरों के सपाट छतों के ऊपर लोगों ने शिखर बनाने का प्रयास किया, यानी विमान बनाने का प्रयास किया। तो शिखर वाले मंदिरों की जो शुरुआत होती है, अभी मैंने बताया पहली बार जो शिखर बनाया गया इस मंदिर में वह देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। इसके बाद मैंने आपको बताया भीतर गांव का मंदिर है, और अंतिम में एक मंदिर मैं अभी बताना भूल गया, बहुत इंपॉर्टेंट है जो मंदिर मैं बताने जा रहा हूँ अंतिम लास्ट में, वो है तेली का मंदिर। बहुत इंपॉर्टेंट है अंतिम, जो शिखर वाले मंदिर को जो मैंने बताया था अंतिम है तेली का मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है तेली का मंदिर, ठीक है ना। और तेली के मंदिर से बहुत बार क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, अपने आप में यूनिक मंदिर है यह। अच्छा, यह मंदिर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तेली का मंदिर जो है अंतिम नागर शैली का जो प्रारंभिक मंदिर बनाया गया, जो इसमें एक यूनिक मंदिर है यह तेली का मंदिर। अच्छा, इसकी पहले लोकेशन आप जानिए, तेली का मंदिर की क्या विशेषता है। यह ग्वालियर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर के किले में स्थित है। ओल्ड फोर्ट, ग्वालियर में जो ओल्ड फोर्ट है उस ओल्ड फोर्ट में इसे स्थापित किया गया है। इसकी जो डेटिंग है, तेली का मंदिर ध्यान रखिएगा, और अगर इसको याद नहीं रखेंगे तो फिर समझ लीजिए बहुत नुकसान आपका हो जाएगा। तो पहले तो यह ग्वालियर के किले में तेली का मंदिर है। दूसरा है यह 8वीं और 9वीं शताब्दी का है, सेकंड। दूसरा है, नेक्स्ट है कि इसमें 3 देवी देवताओं, 3 प्रकार के देवी और देवताओं को स्थापित किया गया है। इसमें विष्णु की मूर्तियाँ, प्रतिमाएँ प्राप्त होती हैं, शिव की प्राप्त होती हैं, और मातृक की प्राप्त होती हैं। मातृक का मतलब शक्ति संप्रदाय, जैसे दुर्गा हुई, काली हुई, ऐसे जो थे इनको शक्ति संप्रदाय कहा जाता था। उस समय इसका नाम था मातृक, ठीक है ना। मातृक मूर्तियों का जहाँ चर्चा आती है तो आप जान जाइए कि जो शक्ति संप्रदाय से चीज़ें जुड़ी हुई थी उसे मातृक संप्रदाय कहा जाता था। अच्छा, जो तेली का मंदिर है, इस मंदिर की चीज़ों को मैंने बता दिया। तेली का मंदिर ग्वालियर के ओल्ड फोर्ट में है, मध्य प्रदेश में है, और इसमें 8वीं और 9वीं शताब्दी का यह मंदिर है। और इसका जो जिन देवी और देवताओं की इसमें पूजा की जाती है उसमें विष्णु, शैव और मातृक का मैंने बताया कि शक्ति संप्रदाय से यह जुड़ा हुआ है। अच्छा, अब हम आते हैं इसकी विशेषता। इस विशेषता के कारण ही इसका बहुत बड़ा महत्व है, जो अपने आप में इसे यूनिक बना देता है तेली का मंदिर। अच्छा, पहली जो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है, आप लोग इसको लिखिए। पहली विशेषता है कि जो इसका सैंक्टम है, सैंक्टम का मतलब इसका गर्भगृह। अभी तक मैंने आपको बताया कि जो गर्भगृह बनाया जाता था वह वर्गाकार होता था। इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता, पहली विशेषता ध्यान रखिएगा, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी जो पहली विशेषता है कि इसका जो सैंक्टम है, यानी जो गर्भगृह है, वह रेक्टा एंगुलर है, ठीक है। वह जो इसका जो सैंक्टम है, यानी जो गर्भगृह है, वह रेक्टा एंगुलर है। तो यह अपने आप में यूनिक विशेषता है, क्योंकि नागर शैली के जितने भी मंदिर प्राप्त होते हैं, सभी मंदिरों के जो गर्भगृह होते हैं, सैंक्टम होते हैं, वो वर्गाकार होते हैं। लेकिन यह एक ऐसा यूनिक मंदिर है कि जिसका गर्भगृह है वो रेक्टा एंगुलर है। अच्छा, और अब हम जाते हैं। आपको पता है कि इसके पहले मैं बता चुका हूँ कि भीतर गांव मंदिर और दशावतार मंदिर में
शिखर बनाने की परंपरा की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन इस मंदिर का जो शिखर है अपने आप में यूनिक है। ऊपर शिखर में आप कलश देखते होंगे, कलश बना हुआ है, फिर इसके बाद एक भाले की तरह से चीज़ें निकली हुई चीज़ें आपको दिखाई पड़ती होंगी। लेकिन जो इसका शिखर है वह नुकीला नहीं है। जो उसकी स्टाइल मिलती है वह दक्षिण भारत के जो मंदिर बनाए गए, दक्षिण भारत के जो मंदिर बनाए गए द्रविड़ शैली के बनाए गए, उसमें गोपुरम का जो है स्ट्रक्चर, गोपुरम का मतलब जो इसके शिखर को नुकीला न बना करके समतल बना दिया जाए, समतल, और उसमें विभिन्न प्रकार के जो है कलाकृतियों का अंकन किया जाए। तो तेली के मंदिर का जो शीर्ष है यह द्रविड़ स्टाइल के गोपुरम की तरह से बनाया गया है, जो कि यह बहुत आश्चर्य में डाल देता है। क्योंकि जो गोपुरम स्टाइल का जो मतलब कि जो प्रचार और प्रसार दक्षिण भारत में हुआ वो थोड़ा बाद में हुआ। तो गोपुरम का कॉन्सेप्ट अपने आप में इस शैली में पाया जाना अपने आप में बहुत चौंकाने जैसा है। गोपुरम और जो सामान्य होते हैं उसमें मैं अंतर बता रहा हूँ। जो गोपुरम में क्या होता है, गोपुरम में होता था जो दक्षिण द्रविड़ शैली के जो मंदिर होते थे, ज्यों ही आप प्रवेश करते थे, मतलब मंदिर के कई खंड होते हैं, तो जो प्रारंभिक खंड होता है उसको गोपुरम कहा जाता था। और उस गोपुरम का जो शीर्ष होता था वह नुकीला नहीं होता था, नुकीला पिरामिड जैसे नुकीला होता, नुकीला नहीं, बल्कि उसके नीचे ही एक समतल क्षेत्र बना दिया जाता था और उसमें भिन्न प्रकार के देवी और देवताओं का अंकन किया जाता। तो तेली के मंदिर की यह बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि जो इसका शीर्ष बनाया गया है वह दक्षिण भारत के गोपुरम की तरह से बनाया गया है, जो कि बहुत ही अपने आप में चौंकाने वाला है। यह उत्तर भारत के सभी मंदिरों से एकदम अलग है। ठीक है। अच्छा, हरमन गोज का नाम अगर आपने सुना है, हरमन गोज जो बहुत बड़े एक वास्तुविद माने जाते हैं, जर्मन के थे, तो उन्होंने इस मंदिर को, तेली के मंदिर को एक मास्टरपीस कहा है अपने आप में। मास्टरपीस अपने आप में इसे कहा है, मास्टरपीस, यानी कि अपने आप में फाइनेस्ट पीस जो तेली का मंदिर माना जाता है। ठीक है। और यह कहा जाता है कि यह जो मंदिर है जो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर से प्रभावित है। मैंने आपको बताया कि अभी द्रविड़ स्टाइल से प्रभावित है, यानी जो द्रविड़ में गोपुरम बनाए जाते थे उससे भी प्रभावित है। लेकिन इसमें जो कुछ स्ट्रक्चर हैं, उस स्ट्रक्चर को जो बनाया गया है उसमें यह लगता है कि यह बुद्धिस्ट स्टाइल से भी यह प्रभावित है। और इस मंदिर का जो निर्माण किया गया है वह म्यूज़िकल हार्मोनिक्स पर किया गया है। म्यूज़िकल हार्मोनिक्स मतलब, म्यूज़िकल हार्मोनिक्स का मतलब सा रे ग म, जो म्यूज़िकल हार्मोनिक्स है, लगता है कि उसका जो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से किया गया है। तो यह दिस इज़ द, मैंने तेली का मंदिर बताया। तेली का मंदिर बहुत फेमस मंदिर है, 8वीं से 9वीं शताब्दी की इसकी टाइमिंग है, और उसमें इसके बारे में बताया। यह अपने आप में यूनिक मंदिर माना जाता है। यूनिक मंदिर में मैंने आपको बताया कि इसमें कई शैलियों का मिश्रण किया गया है। नागर शैली का इस पर प्रभाव है ही, मंदिर है ही है। इसमें जो द्रविड़ शैली के मंदिर हैं उसका भी प्रभाव साफ साफ दिखाई देता है। इसके बाद इस पर बुद्धिस्ट कला का भी इस पर साफ से असर दिखाई देता है। तो यह अपने आप में चौंकाने। अच्छा, तेली का मंदिर नाम क्यों पड़ा, इसको लेकर के बहुत कहानियाँ हैं। तेली का मंदिर नाम क्यों पड़ा, कहावत है कि जो उस काल में, यानी मध्य उस एज में, एक बहुत बड़ा व्यापारी हुआ करता था, बहुत बड़ा तेल का व्यापारी होता था, जिसके की बहुत अकूत संपत्ति हुआ करती थी। लेकिन उसे कोई संतान नहीं थी, उसके कोई संतान नहीं थी। तो उस समय के बहुत बड़े कोई संत हुआ करते थे, वो उनके पास गया, और उसने कहा कि महाराज, मेरे पास इतना खजाना है लेकिन मेरे पास कोई संतान नहीं है। तो यह चूँकि बनिया जो था, जो तेली था, बहुत ही बेहद कंजूस हुआ करता था। तो कंजूस हुआ करता था, तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरे आशीर्वाद से आपको संतान की तो प्राप्ति होगी, लेकिन आपको हमें खाने पर बुलाना पड़ेगा। तो संत जब उनके घर पे गए और उन्होंने अपने खाना खाने के लिए बुलाया, तो कटोरी में घी रखा हुआ था, कटोरी में घी रखा हुआ था, कटोरी में घी रखा हुआ था। उस घी, कटोरी के घी में एक मक्खी गिर गई। तो
उसने उस मक्खी को या घी को निकाल के फेंका नहीं, बल्कि उस मक्खी को निकाला और उसको मसल करके उसका जितना भी घी था मक्खी में उसको अपने जूते पर गिरा दिया। तो संत ने देखा तो देखा कि ये इतना कंजूस आदमी है कि जो मक्खी घी में गिर गई उसको मसल करके अपने जूते पर गिरा दिया और इसके बाद मक्खी को फेंक दिया और घी खा गया। तो यह बहुत ही चौंकाने वाली बात थी। उसने कहा कि आपको संतान तो प्राप्त होगी, लेकिन आप ऐसा एक मंदिर बनवाएंगे जिसकी बनाने में आप पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, घी का इस्तेमाल और तेल का इस्तेमाल करेंगे, घी का इस्तेमाल करेंगे। तो यह मंदिर जो बनाया गया, इस मंदिर की जो नींव में सिर्फ घी पड़ा हुआ है, घी टोटल इस मंदिर के नींव में पूरा का पूरा घी पड़ा हुआ है। और आज भी जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो उस मंदिर के नींव से आज भी घी रिसता है। तो चूँकि इस मंदिर का निर्माण तेली ने किया था, इसीलिए इसे तेली का मंदिर कहा जाता है। लेकिन जो इसकी कंस्ट्रक्शन की जो मैंने कहानी जो कि इसको क्यों बनवाया गया, तेली का मंदिर क्यों बनाया गया, इसके पीछे यही माइथोलॉजी है। और मैंने बताया कि तेली का मंदिर जो है अपने आप में यूनिक हैसियत रखता है उत्तर भारत के मंदिरों में। यह सिविल सर्विस में कई बार पूछा गया है तेली का मंदिर, इसीलिए इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। हम अगले सेक्शन की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो हमारा अगला सेक्शन है, मैंने आपको बताया था कि उड़ीसा शैली के मंदिरों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उड़ीसा शैली के जो मंदिर हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। तो उड़ीसा शैली के जो महत्वपूर्ण मंदिर हैं, उड़ीसा शैली की जो महत्वपूर्ण मंदिर हैं, उड़ीसा शैली के मंदिरों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। उड़ीसा शैली के जो महत्वपूर्ण मंदिर है, कुछ मंदिरों के बारे में आप जानते होंगे, जैसे कि आपका पुरी का मंदिर है, कोणार्क का मंदिर है, राजा रानी का मंदिर है। ऐसे महत्वपूर्ण मंदिरों के बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो उड़ीसा शैली के जो महत्वपूर्ण मंदिर हैं, उन मंदिरों का जो निर्माण का जो महत्वपूर्ण केंद्र है वह भुवनेश्वर है। इसीलिए भुवनेश्वर को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। हम लोग अगले टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं, उड़ीसा शैली के मंदिर। और उड़ीसा शैली का नाम उसके जो है जोग्राफिक लोकेशन के आधार पर पड़ा गया। उड़ीसा शैली के सबसे ज़्यादा जो मंदिर बनाए गए, सर्वाधिक जो मंदिर बनाए गए, वह भुवनेश्वर में बनाए गए। इसीलिए भुवनेश्वर को मंदिरों का नगर भी कहा जाता है। भुवनेश्वर को मंदिरों का नगर भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन अगर पूछता है कि किसे मंदिरों का नगर कहा जाता है, तो इसका उत्तर होगा भुवनेश्वर को। इसका रीज़न ये है कि सबसे ज़्यादा जो मंदिर बनाए गए वह भुवनेश्वर में ही बनाए गए। इसके बाद जो अगला सेंटर है, जो उड़ीसा शैली के सर्वाधिक मंदिर बनाए गए, वो है पुरी में बनाया गया, पुरी में। और इसके बाद फिर जो अगला सेंटर है वह कोणार्क में बनाया गया, कोणार्क। 3 सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट उड़ीसा शैली के हैं, 3 सेंटर हैं। फर्स्ट इज़ द भुवनेश्वर, सेकेंड वन इज़ द पुरी एंड द थर्ड वन इज़ द कोणार्क। 3 केंद्र पर सबसे ज़्यादा मतलब मंदिर का निर्माण किया गया। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो मंदिर बनाए गए वह भुवनेश्वर में बनाए गए। और भुवनेश्वर में को इसीलिए मंदिरों का इसे नगर भी कहा जाता है। अच्छा, जो इस स्टाइल के जो मंदिर बनाए गए, उन मंदिरों का जो ड्यूरेशन है, वो टाइमिंग क्या है? इसकी जो टाइमिंग है, मंदिरों को बनाने की जो टाइमिंग है, वो 7वीं शताब्दी से शुरू होती है। और जो अंतिम मंदिर जो बनाया गया वह 13वीं शताब्दी तक मंदिर बनाया गया। यानी 7वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी के बीच में उड़ीसा शैली के मंदिरों का निर्माण किया गया। इसमें जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, यह सबसे अंत में बनाया गया। यानी यह अपने आप में क्लाइमेक्स को दिखाता है। जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, यह अपने क्लाइमेक्स को दिखाता है, जिसको कि हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। अच्छा, स्टार्टिंग फेस के मंदिर का मैं चर्चा करूंगा कि सबसे पहले मंदिर का निर्माण जो है किसने किया था। यह माना जाता है कि जो बंगाल का शासक हुआ करता था उसका नाम था शशांक। आपको पता होगा, जो ये लोग इतिहास पढ़े हैं, तो बंगाल का शासक शशांक हुआ करता था और उसका हर्ष से संघर्ष भी हुआ था।
संघर्ष के डेट जहाँ तक हमको याद आ रहा है ये 606 के आसपास में इसका संघर्ष हुआ था। और तो हर्ष को यह श्रेय जाता है कि उसने उड़ीसा शैली के पहला मंदिर, उस मंदिर का नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, त्रिभुवनेश्वर मंदिर का निर्माण उसने किया। वेरी इम्पोर्टेंट है ये। उड़ीसा शैली के पहले मंदिर को निर्माण करने का श्रेय बंगाल के शासक शशांक को जाता है। इसने त्रिभुवनेश्वर मंदिर की इसने स्थापना किया। त्रिभुवनेश्वर नहीं, त्रिभुवनेश्वर मंदिर की इसने स्थापना किया। ठीक है, तो इसके बाद यानी 600 के आसपास में मंदिर के निर्माण की यहाँ चीज़ें शुरू हो गई। इसके बाद 13वीं शताब्दी में अंतिम मंदिर यहाँ पर बनाया गया, और जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है इसे बनाया गया। इसे नरसिंहदेव, जहाँ तक हमको याद आ रहा है, नरसिंहदेव ने, आगे मैं बताऊंगा आपको, इसने इसका जो है कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। अब हम आते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि सिविल सर्विस में विशेषकर पूछता है। सिविल सर्विस में जहाँ से क्वेश्चन, जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं, यहीं से क्वेश्चंस आते हैं जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके 2 सेक्शन मैंने आपको बताया था। 2 सेक्शन में मतलब कि टेम्पल्स के कॉन्सेप्चुअल्स क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसकी वास्तुगत विशेषताएं क्या हैं। जो दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि ऑब्जेक्टिव की यह मंदिर कहाँ पे बनाया गया है, इसके निर्माण करने वाले कौन थे, और कुछ एक महत्वपूर्ण विशेषताएं थे, उसके बारे में बताऊंगा आपको। लेकिन जो वास्तुगत विशेषता है, जहाँ से कि सिविल में क्वेश्चंस आते हैं, सिविल में जो क्वेश्चन, उसको मैं बताने जा रहा हूँ। इस मंदिर का जो डिवीज़न किया गया है, जो विभाजन किया गया है, वह जो खजुराहो स्टाइल के मंदिर हैं उसमें थोड़ी सी अलग है। इसके नाम थोड़ी सी अलग हैं, अलग अलग खंडों में से बांटा गया है। अच्छा, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग, तब इसको समझ पाएंगे। हर मंदिर का एक गर्भगृह होता है। नंबर 1 स्टेप में बता रहा हूँ, 5 स्टेप में बताऊँगा, ठीक है। हर मंदिर का एक गर्भगृह होता है, गर्भगृह जहाँ पर कि देवता, देवी या देवता की प्रतिमाओं को स्थापित किया जाता है, उसे गर्भगृह कहा जाता है। लेकिन उड़ीसा शैली के मंदिरों में गर्भगृह को देवल या विमान कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा शैली के जो मंदिर हैं, वह मंदिर जो गर्भगृह होता है, उस गर्भगृह को देवल या विमान कहा जाता है। यह अंतर है। अच्छा, गर्भगृह के आगे के हिस्से की तरफ थोड़ी सी आप आगे बढ़िए, गर्भगृह के आगे बढ़िए निकल करके। गर्भगृह के जब आप आगे बढ़ेंगे तो जो खाली जगह होता है, मतलब एक हॉल बनाया जाता था ऊंचा, उसे जगमोहन कहा जाता था। जगमोहन या सभा भवन, उसे जगमोहन कहा जाता था। ठीक है, तो यह भी अंतर हो गया। गर्भगृह के आगे के हिस्से को सभा भवन या जगमोहन कहा जाता था। अच्छा, और इसके आगे के जो भवन बनाया जाता था, नेक्स्ट अगले स्टेप में जो उठाया जाता था, उसे भोग मंडप कहा जाता था। भोग मंडप, ठीक है। तो एक मिनट, जगमोहन, और जगमोहन के आगे जो है नट मंदिर और नट मंदिर के आगे भोग मंडप। ये 4 स्टेप है। मैं फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा गलती होगी बताने में हमको। पहला है गर्भगृह, गर्भगृह को देवल या विमान कहा गया, ठीक है। इसके बाद उसके आगे के पोर्शन को, जिसे सभा भवन या जगमोहन कहा गया। उसके भी आगे का पोर्शन जो है नट मंदिर। नट मंदिर का मतलब नृत्य करने का स्थान। और नट मंदिर के आगे जो होता है वह भोग मंडप होता था। भोग मंडप यानी जहाँ पर देवताओं को चढ़ाने के लिए प्रसाद तैयार किया जाता था। तो यह 4 स्टेप हो गया। पहला है देवल या विमान, इसे गर्भगृह कहा गया। दूसरा जो हिस्सा था वह जगमोहन या सभा भवन कहा गया। तीसरा जो है स्टेप, वह नट मंदिर या नृत्य का स्थान कहा गया। इसके बाद अगला स्टेप जो होता था वह भोग मंडप, यानी जहाँ पर भोग बनाया जाता था। यह क्रम बहुत बार पूछा जा चुका है कि देवल क्या है या जगमोहन क्या है। यह बहुत इम्पोर्टेंट है। देवल, जगमोहन, नट मंदिर और भोग, ये इतने स्टेप्स में आपको है।
तो उड़ीसा शैली की जो मंदिर हैं उनका जो डिवीज़न किया गया है वह जो आपके खजुराहो शैली के मंदिरों में थोड़ा सा विभेद है। वह है विभेद सिर्फ नाम का है, सिर्फ नाम का विभेद है। तो मैंने बताया कि उड़ीसा शैली के जो मंदिर हैं उसमें गर्भगृह को गर्भगृह न कह करके उसे देवल या विमान कहा जाता था। गर्भगृह के जो आगे का पोर्शन होता था नेक्स्ट, उसे सभा भवन या जगमोहन कहा जाता था। उसके भी जो आगे का पोर्शन होता था उसे नट मंदिर कहा जाता था, यानी नृत्य का स्थान। और इसके जो आगे का पोर्शन होता था उसे भोग मंडप कहा जाता था। इसको मैं थोड़ी सी आसान भाषा में आपको बता रहा हूँ। पहले आदमी खाना खाएगा, यानी भोग मंडप की सबसे बाहरी की, मैं आपको उल्टा बता रहा हूँ, इसे गर्भगृह से न निकल करके एकदम बाहर से बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन उलट के भी पूछता है कभी बार कि गर्भगृह से कहेगा ये कौन सा क्रम सही है, कौन सा क्रम सही नहीं है। तो मैं आपको ठीक उल्टा बता रहा हूँ। पहले खाना आदमी खाएगा, ये उसे भोग मंडप कहा गया। खाना खाने के बाद मनोरंजन की बात आती है, यानी नृत्य का स्थान, इसे नट मंदिर कहा गया। और खाना और जब नृत्य का स्थान हो जाएगा तो इस पर मीटिंग होगी, सभा भवन होगा, वहाँ उसको सभा भवन कहा गया। और अंत में सभा भवन यानी जहाँ पर शिष्य लोग पहले बैठता था, यानी तो सभा भवन के बाद आता था गर्भगृह, यानी कि अपने देवता का जो है दर्शन करना। तो पहले खाना खाया, फिर नृत्य किया, इसके बाद फिर जो है मीटिंग किया, इसके बाद फिर देवता का दर्शन किया। तो यह दो क्रम है, देवल, जगमोहन, नट मंदिर और भोग मंडप। और इधर से शुरू करेंगे तो भोग मंडप, नट मंदिर, जगमोहन और देवल, ये इस सेक्शन है। तो इस क्रम को आप लोग निश्चित रूप से देख लीजिएगा, यह अपने आप में महत्वपूर्ण विशेषता है। इसकी जो दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता, जो इसकी वास्तुगत विशेषताएं मैं आपको बता रहा हूं, जो कि सिविल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैंने बताया कि पहली जो विशेषता बताया था कि जो इसकी वास्तुगत संरचना है उसमें उसके नाम में विभिन्नता है, यानी भिन्नता है। उसके नाम अलग हैं, इसे कहा गया देवल, जगमोहन, नट मंदिर और भोग मंदिर। इसके बाद जो अगली विशेषता है कि नागर शैली के जो मंदिरों को बनाया गया है, विशेषकर जो खजुराहो स्टाइल के मंदिर हैं, उसको एक बहुत ऊंचे स्थान पर बनाया गया है, यानी जो उसकी फाउंडेशन है, जो उसकी प्लिंथ है, वह काफ़ी ऊंची है। लेकिन उड़ीसा शैली के जो मंदिरों को बनाया गया है, उन्हें उसकी जो फाउंडेशन है वह ज़मीन से बहुत ऊंची नहीं है। यह बहुत ही बेसिक डिफरेंस दोनों में है, तो यह इसको ध्यान रखिएगा। सिविल में दोनों में अंतर पूछता है। इसके बाद अगली विशेषता नेक्स्ट, कि जो उत्तर जो नागर शैली के और जो खजुराहो शैली के जो मंदिर हैं उसमें स्तंभ यानी पिलर्स का अपने आप में महत्वपूर्ण रोल है। पिलर्स का अपने आप में महत्वपूर्ण रोल है। जब गुप्त काल के प्रारंभिक मंदिरों को भी मैंने आपको बताया था, तो उसमें बताया था कि इसका जो मंडप होता था उस मंडप में पिलर्स को स्थापित किया जाता था, जो कि ये पिलर्स हाईली डेकोरेटेड होते थे। लेकिन जो उड़ीसा शैली के मंदिर हैं इसमें स्तंभों का हमें साक्ष्य नहीं मिलता है, स्तंभों को साक्ष्य नहीं मिलता है। हाँ, स्तंभ सिर्फ मंदिर के भार को सपोर्ट करने के लिए जो बहुत आवश्यक हैं उसके लिए प्रयोग किया गया है। इसीलिए मंदिर का जहाँ फ्रंट पोजीशन होती, जो आगे वाला पोर्शन जहाँ पर कि मंदिर आगे की तरफ झुका होता है, वहाँ पर सिर्फ 4 पिलर्स का हमें साक्ष्य प्राप्त होता है, 4 पिलर्स। और उस पिलर्स का उद्देश्य किसी प्रकार के श्रृंगार या डेकोरेशन के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि उन्हें सपोर्ट देने के लिए बनाया गया है मंदिर के स्ट्रक्चर को। तो यह दोनों में बहुत ही बड़ा अंतर है कि जो खजुराहो शैली के मंदिर बने हैं, चाहे वो गुजरात शैली के बने हों, चाहे मथुरा शैली के मंदिर बने हैं, उसमें टेम्पल पिलर उसमें अपने आप में एक महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट्स है। लेकिन जो उड़ीसा शैली के मंदिर बनाए गए हैं उसमें पिलर्स का हमें अभाव दिखाई देता है। जो पिलर्स बनाए गए हैं सिर्फ जो है वेट को कैरी करने के लिए बनाए गए हैं, अदरवाइज इसका कोई भी रोल नहीं है। अच्छा, एक अंतर है, मैंने बताया कि नागर शैली के जो मंदिरों को बताया, नागर शैली के मंदिरों को मैंने आपको ये बताया था कि जो नागर शैली के जो प्रारंभिक गुप्त काल में जो मंदिर बनाए गए उसका जो आंतरिक भाग है वो काफ़ी डेकोरेटेड है। लेकिन
जो उड़ीसा शैली के मंदिर हैं, जो इसे देवल कहा गया, देवल का मतलब गर्भगृह, ऊपर बताया था मैंने, तो जो देवल का यानी गर्भगृह का भाग है वह सादा है, सिंपल, प्लेन एकदम से। लेकिन जो बाहर का भाग है वह हाईली डेकोरेटेड है। जो बाहर का मंदिर का जो बाहरी भाग है वह हाईली डेकोरेटेड है। तो यह दोनों शैलियों में मैं आपको अंतर भी बताते हुए चल रहा हूँ। अगली विशेषता है जो मैं बताने जा रहा हूँ, अगली जो विशेषता है कि जो नागर यानी जो उत्तर भारत के जो इधर के मंदिर बने हुए हैं, इस मंदिर के चारों तरफ कोई चहारदीवारी का रेखांकन नहीं किया गया है। यानी वाल जिसे कहा जाता है, मंदिर को बनाया और मंदिर के चारों तरफ जैसे कि एक बहुत बड़ी घेरेबंदी कर दिया, ऊंची दीवार बना दिया, जिसे चहारदीवारी कहा जाता है। तो जो खजुराहो शैली के मंदिर हैं, जो गुजरात शैली के मंदिर हैं, जो मथुरा शैली के मंदिर हैं, जो कश्मीर शैली के मंदिर जो मैंने आपको बताया था, इन मंदिरों में किसी भी प्रकार का कोई जो फोर्टिफिकेशन नहीं मिलता है, यानी चहारदीवारी के अंदर इसे नहीं बनाया गया है। लेकिन जो उड़ीसा शैली के जो मंदिर बनाए गए हैं, पहली बात कि उन मंदिरों की संख्या बहुत ज़्यादा है। जैसे कि भुवनेश्वर में 150 मंदिर बनाया गया, कोणार्क में भी मंदिरों की संख्या बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब इन सभी मंदिरों को बनाया गया तो इन सभी मंदिरों के चारों तरफ एक बहुत ऊंची चहारदीवारी का निर्माण किया गया और इसके चारों दिशाओं में 4 प्रवेश द्वारों को स्थापित किया गया। ठीक है, तो यह दोनों में बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। ठीक है, तो इस मंदिर को जो बनाया गया, इस मंदिर के चारों तरफ जो बहुत ऊंची, ये दोनों में बहुत बेसिक डिफरेंस है कि जो खजुराहो स्टाइल के मंदिर है इसके तरफ चहारदीवारी नहीं है। उड़ीसा शैली के जो मंदिर बनाए गए, उड़ीसा शैली के जो मंदिरों को बनाया गया, उन सभी मंदिरों के चारों तरफ एक बहुत ही ऊंची वाल का कंस्ट्रक्शन किया गया और उस चारों दिशाओं में 4 प्रवेश द्वारों की स्थापना की गई। दिस इज़ द वेरी डिफरेंस। ठीक है, ये दोनों में बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। अच्छा, उड़ीसा शैली के मंदिरों को बनाने में जो स्टोन का यूज़ किया गया वह लोकल स्टोन का यूज़ किया गया है, यानी क्षेत्रीय उसमें स्टोन का यूज़ किया गया है। उदयगिरी पहाड़ी और खंडागिरी पहाड़ी जो कि उड़ीसा की महत्वपूर्ण पहाड़ी मानी जाती है, इसी प्रकार के पत्थरों के द्वारा इसका जो है निर्माण किया गया अपने आप में। ठीक है, तो यह महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में मैंने आपको बताया। एक बार इसका मैं दोबारा फिर से आप लोगों के सामने इसका जो रिवीजन मैं कर देता हूँ कि जो उड़ीसा शैली के जो मंदिर बने हुए हैं, उड़ीसा शैली के जो मंदिर बने हैं, इन मंदिरों की महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं वन टाइम मैं आपको बता देता हूँ। कि मैंने आपको बताया कि उड़ीसा शैली की जो पहली विशेषता है कि गर्भगृह को देवल या विमान कहा गया, उसके आगे के पोर्शन को जगमोहन कहा गया, उसके आगे के पोर्शन को नट मंदिर कहा गया और उसके आगे के मंदिर को भोग मंडप कहा गया। इसके बाद अगली जो मैंने अंतर आपको बताया कि नागर शैली के मंदिरों के जो विशेषकर जो है इधर के हैं, खजुराहो शैली के मंदिर हैं, उसको एक ऊंची प्लिंथ पर उसका निर्माण किया गया है। लेकिन जो यहाँ के मंदिर है, उड़ीसा शैली के मंदिर है, उनको ऊंची प्लिंथ पर उसका निर्माण नहीं किया गया। अगला मैंने बताया कि खजुराहो स्टाइल के जो मंदिर हैं उसमें स्तंभों की एक योजना मिलती है, पिलर्स के बारे में हमको सूचना मिलती है। लेकिन उड़ीसा शैली के जो मंदिर बने हुए हैं, इसमें जो बनाया गया है, इसकी जो प्लिंथ है, यह प्लिंथ बहुत ऊंची नहीं है। अच्छा, फिर मैंने बताया नेक्स्ट है कि नागर शैली के जो मंदिर बने हुए हैं, उनके मंदिर का जो आंतरिक भाग है वो भी डेकोरेटेड है। लेकिन उड़ीसा शैली के जो मंदिर बने हुए हैं उसका आंतरिक भाग एकदम सादा है। सादा का मतलब किसी भी देवी देवता का अंकन वहाँ नहीं किया गया है। जिस भी देवता का इसका संबंध रहा है उसी देवता से इसे संबंधित बताया गया है। फिर मैंने अगला आपको बताया कि जो खजुराहो स्टाइल के जो मंदिर हैं, उस मंदिर का जो समूह है, जैसे खजुराहो में कुल 50 मंदिर के आसपास में है, लेकिन उन मंदिरों को खुला छोड़ दिया गया है, उसमें किसी प्रकार की कोई चहारदीवारी का निर्माण नहीं किया गया है। लेकिन इसके विपरीत उड़ीसा शैली के जो मंदिर बनाए गए हैं, इस शैली के मंदिरों में इसके चारों तरफ एक बहुत ऊंची दीवार का निर्माण किया गया है और चारों दिशाओं में प्रवेश के लिए
4 जो है बड़े प्रवेश द्वार बनाए गए हैं और उन प्रवेश द्वारों के नाम भी अलग अलग हमें दिखाई देते हैं। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस के बारे में। चार दीवारी का भी अंतर होता है, ठीक है। और अगला जो मैंने आपको बताया कि इसको बनाने में उदयगिरी और खंडागिरी जो वहाँ की वह उसको प्रयोग किया गया है। उदयगिरी और खंडागिरी के पत्थरों को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, एक विशेषता और भी है कि सबसे मैंने आपको बताया कि कई खंड में इसे बताया गया है, जैसे कि गर्भगृह को देवल या विमान कहा गया, इसके बाद जगमोहन है, इसके बाद नट है, इसके बाद भोग। तो जो मंदिर का शिखर है सबसे ऊंचा गर्भगृह के ऊपर है, यानी मंदिर की जो ऊंचाई है, हाइट है, दैट इज़ मैक्सिमम ऑन द देवल और विमान, सबसे ऊंचा। इसके बाद जो जगमोहन का पोर्शन है, जगमोहन के ऊपर जो मंदिर बनाया गया है उससे थोड़ा सा छोटा। इसके बाद जो नट के ऊपर बनाया गया है उससे भी छोटा, और जो भोग मंडप के ऊपर शिखर बनाया गया है वह सबसे छोटा। तो ऊपर की ऊंचाई का अगर एक क्रम बनाएंगे तो वह 90 डिग्री का जैसे एंगल बनता है ना, एक जो है एक तिर्यक रेखा बनती है। सबसे ऊंचा जो मंदिर बना हुआ है वो गर्भगृह या देवल बना हुआ है, तो एक तिर्यक रेखा की तरह से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। तो तिर्यक रेखा यह अपने आप में, यह जो कंस्ट्रक्शन माना जाता है यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो गर्भगृह सबसे ऊंचा है और भोग मंडप का जो शिखर है सबसे नीचा है। अब उनके बीच में अगर एक रेखा खींचेंगे तो एक तिर्यक रेखा का निर्माण होता है। अच्छा, द्रविड़ शैली के जो मंदिर हैं इसके ठीक उल्टे हैं। द्रविड़ शैली के जो अधिकतर मंदिर हैं एकदम ठीक इसके उल्टे हैं, यानी जब मंदिर में आप प्रवेश करेंगे तो उस प्रवेश द्वार के ऊपर जो भी शिखर बनाया गया है उसे गोपुरम कहा जाता है, वह सबसे ऊंचा है, वह सबसे ऊंचा है। और जैसे जैसे आप मंदिर में प्रवेश करते जाएंगे तो मंदिर के शिखर की ऊंचाई कम होती जाएगी, और जब गर्भगृह आएगा तो गर्भगृह की ऊंचाई सबसे कम आपको हो जाएगी। तो जब यहाँ का जो जाता है बंदा, जब उसको समझ जाता है कि ये मंदिर का जो शिखर सबसे ऊंचा है तो देवता की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित हो गई, वो जान जाता है इसको। लेकिन दक्षिण भारत में यह चीज़ें जो है बहुत ही क्लियर। उत्तर भारत के जो मंदिर बनाए हुए हैं वह गर्भगृह बहुत ही प्रकाशित बनाया जाता है, एल्यूमिनेटेड बनाया जाता है, प्रकाशित बनाया जाता है, यानी जहाँ गर्भगृह में जाएंगे वहाँ प्रकाश की बहुत अच्छी व्यवस्था रहेगी। लेकिन दक्षिण भारत के जब मंदिरों में जाएंगे आप, तो जो गर्भगृह होगा, गर्भगृह में थोड़ा आपको अंधकार दिखाई देगा, प्रकाश नहीं दिखाई देगा, अंधकार दिखाई देगा, ठीक है। जैसे लगा कि शाम का टाइम हो गया है, तो वहाँ प्रकाश की व्यवस्था कम रहती है। क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि वह थोड़ा रहस्यमय दिखाई देता है, मिस्टिक दिखाई देता है, और लगता है कि जिससे कि स्पिरिचुअलिटी कुछ आपको लगता है कि नहीं, कुछ नई चीज़ें हैं, अलग चीज़ें हैं, इसमें कुछ आध्यात्मिकता का बोध होता है। तो मैंने बताया कि ये अपनी अपनी फ़िलासफ़ी का अंतर है। उत्तर भारत की जो फ़िलासफ़ी है, नागर स्टाइल मैंने बताया था, जो द्रविड़ परंपरा है उसकी अपनी एक अलग फ़िलासफ़ी है। जो उत्तर भारत की परंपरा है, जो विश्वकर्मा की परंपरा है, वो अलग है। दक्षिण भारत की जो परंपरा है, मैमत की और मांसाहार की परंपरा है। तो दिस इज़ डिफर फ्रॉम द वन प्लेस टू अदर प्लेस, एंड सच टाइप ऑफ द थिंग्स आर क्रिएटेड बाय द फिलोसफीज ऑफ द स्कल्पचर, ठीक है। तो इस प्रकार से चीज़ों को मैंने आपको बताया। अब इन मंदिरों के विकास की बात हम करते हैं, इसको वन बाय वन जो है हम लोग इसको स्टडी करेंगे, देखेंगे। जो मंदिरों का विकास हुआ, उड़ीसा के जो मंदिरों का विकास हुआ, मैंने आपको बताया कि करीब 700 के आसपास, यानी 7th सेंचुरी से इसका डेवलपमेंट शुरू होता है और वह करीब 13वीं शताब्दी तक जाता है। यह अपने आप में इसका ग्रोथ लाइन है। इसको 3 स्टेप में उड़ीसा शैली के मंदिरों का जो विकास हुआ तीन शैली में, यानी 3 स्टेप में है। पहला जो डेवलपमेंट हुआ 750 से लेकर के 900 ईस्वी के बीच में। दूसरा जो डेवलपमेंट हुआ वह 900 से लेकर 1100 के बीच में। तीसरा जो डेवलपमेंट हुआ वह 1100 से 1300 के बीच में, ठीक है। तो उड़ीसा शैली के मंदिरों, यानी जो शिल्प है, शिल्प के विकास को देखते हुए मंदिरों को 3 भाग में बांटा जा सकता है। पहला जो सीक्वेंस है 750 से लेकर के 900 के बीच में,
दूसरा है 900 से 1100 के बीच में, तीसरा है 1100 से 1300 के बीच में। तो पहले चरण में जो मंदिरों का निर्माण किया गया उसमें जो महत्वपूर्ण मंदिर है वो है परशुरामेश्वर मंदिर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। परशुरामेश्वर मंदिर यह भुवनेश्वर में है। सेकेंड स्टेज में जो मंदिर का निर्माण किया गया 900 से 1100 के बीच में, इसमें मुक्तेश्वर मंदिर है और भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर है और जगन्नाथ का पुरी मंदिर है। ठीक है, जगन्नाथ का पुरी मंदिर जिसके बारे में आप लोग जानते हैं। तो जो बीच का फेस मैंने बताया मुक्तेश्वर मंदिर और इसके बाद लिंगराज मंदिर, यह दोनों मंदिर भुवनेश्वर में बनाए गए हैं। इसके बाद जगन्नाथ मंदिर है, यह पुरी में बनाया गया मंदिर है। और अंतिम फेस में, लास्ट फेस में जो मंदिर बनाया गया वह 1100 से 1300 के बीच में बनाया गया। और इसमें जो महत्वपूर्ण मंदिर है उसके नाम है, 3 मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है अनंत वासुदेव मंदिर, यह भुवनेश्वर में बनाया गया। अगला मंदिर है राजा रानी मंदिर, यह भी बहुत फेमस है। राजा रानी मंदिर यह भी भुवनेश्वर में है। इसके बाद अंतिम, पीछे मैं बताया था कि जो इसका क्लाइमेक्स है, उड़ीसा शैली के जो मंदिरों का क्लाइमेक्स दिखाई पड़ता है वह सूर्य मंदिर में दिखाई पड़ता है, सन टेम्पल में दिखाई पड़ता है। और इसको बनाया गया कोणार्क में। कोणार्क पुरी से थोड़ी सी दूर पर स्थित है, करीब 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर कोणार्क स्थित है। तो कभी भी आप यहाँ पर पर्यटन के लिए आप जा रहे हैं तो आप सिर्फ पर्यटन ही नहीं करें बल्कि थोड़ी सी अध्ययन अगर आप करेंगे तो आपको आपका पर्यटन में और भी मज़ा आ जाएगी। तो आपका पर्यटन जो है वो हो जाएगा, उसे एकेडमिक टूर कहा जाएगा फिर। ठीक है ना। तो एक बार अगर मेरा आप लेक्चर भी देख लेंगे तो जो महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में आपको चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी, कौन सा मंदिर कहाँ पर है। तो 3 स्टेप के चरण को मैंने बताया, उड़ीसा शैली के जो मंदिर बनाए गए हैं 3 स्टेप में बनाए गए हैं और इसमें ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। हम आगे की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस शैली के जो महत्वपूर्ण मंदिर हैं उसमें 3 मंदिर का हम विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। इसमें है लिंगराज मंदिर है, दूसरा है पुरी का जगन्नाथ मंदिर है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसके बाद राजा रानी का मंदिर है, और इसके बाद फिर कोणार्क का सूर्य मंदिर। इतने मंदिरों को हम लोग स्टडी यहाँ पर करेंगे। ठीक है। तो लिंगराज, पहला है लिंगराज मंदिर, और लिंगराज मंदिर के बाद पहला है लिंगराज मंदिर मैंने आपको बताया, दूसरा है पुरी का जगन्नाथ मंदिर है, और इसके बाद राजा रानी का मंदिर, इसके बाद फिर कोणार्क का सूर्य मंदिर। इतने मंदिरों को के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, इसको स्टडी करने के बाद फिर अगले स्टेप एक है कि पूछता है रथ योजना क्या है। रथ योजना, रथ, तो रथ या तो रथ मंदिर क्या है, रथ मंदिर क्या है। आपको पता है कि जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसे रथ मंदिर कहा जाता है। तो बहुत से लोग यह अनुमान लगाते हैं कि जो रथ मंदिर है, चूँकि रथ बनाया गया है इसीलिए इसे रथ मंदिर कहा जाता है। यह बहुत बड़ी भूल है। रथ जो है यह एक योजना है, यानी मंदिर निर्माण की यह एक योजना है, उसका इस रथ से कोई लेना देना नहीं है। मंदिर जो निर्माण की रथ प्रकार की एक योजना है, उसका इस रथ जो जिसको लोग जानते हैं, इस रथ और घोड़े से कोई लेना देना नहीं है। बहुत से लोग इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है। तो रथ क्या है, तो मैं इसको बता रहा हूँ। जो रथ की जो योजना की गई है, यानी जो मंदिर की जो दीवारें होती हैं वो लंबवत होती हैं। आपको पता है मंदिर की जो दीवारें होती हैं, यानी जो आउटर सरफेस है वो लंबवत होती हैं। तो उन जो दीवारों को पूरे के पूरे उसके शिखर से लेकर के उसके भूमि तक उसको अलग अलग भागों में बांटा गया है, अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। यह निर्माण के लिए भी बांटा गया है और अच्छा लगने के लिए यह निर्माण का भी योजना है और डेकोरेशन का भी योजना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि रथ योजना क्या है। पहले बताया कि
इस रथ योजना का संबंध घोड़े और रथ से लेना देना नहीं है, जो कि 95% लोगों को मैं जहाँ मैं पढ़ाया हूँ, जानता हूँ, लोग यही जानते हैं। तो मैं बता रहा हूँ इसका क्लेरिफिकेशन आपको कि रथ योजना क्या है। मैंने बताया कि जो मंदिर की जो बाह्य दीवारें हैं उसके कई उप विभाग किए गए हैं। देयर आर द मेनी सब डिविजन्स ऑफ द आउटर वॉल ऑफ द टेम्पल। ठीक है, पहले मंदिर को 3 भागों में बांटा गया, इसे त्रिरथ कहा गया। मंदिर की जो बाह्य दीवार है, यानी बाह्य दीवार है, उसको 3 भागों में बांटा गया, इसे त्रिरथ कहा गया। फिर 4 भागों में बांटा गया, चतुर्रथ कहा गया। इसके बाद सप्त रथ की भी योजना मिलती है। सप्त रथ का मतलब मंदिर की जो उड़ीसा शैली के जो मंदिर हैं उनकी बाह्य दीवार को 7 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसे सप्तरथ कहा जाता है। और जो मैक्सिमम हमको मिलता है वह 9 रथ मिलता है, यानी 9 भागों में डिवाइड किया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन सिविल सर्विस का है, ये मार्वलस क्वेश्चन, कि कोणार्क के मंदिर का विभाजन किस रथ योजना पर आधारित है? सप्तरथ, पंचरथ, नवरथ, दिस इज़ द क्वेश्चन। तो ये आसान नहीं है, मतलब कि अगर आप इसको डीप थोड़ा सा नहीं जानते, क्वेश्चन सिविल के यहाँ से बनते हैं। सप्तरथ योजना क्या है, पंचरथ योजना क्या है, चतुर्रथ योजना क्या है, नवरथ योजना, मैक्सिमम 9 लेवल हमको दिखाई पड़ता है। नवरथ का मतलब उसमें 9 रथ नहीं बना हुआ है नवरथ का मतलब कि उसमें 9 रथ नहीं बना हुआ है, बल्कि मंदिर का जो आउटर जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को 9 पार्ट में अलग अलग बांट करके उसको बनाने के हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। यह नवरथ योजना है। लेकिन जब हल्का हुल्की पढ़ेंगे आप तो फिर यही हालें होंगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार के, अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं, फिर मैं कंक्लूड कर रहा हूं, हमको लगता है क्लास मेरी लंबी काफ़ी हो गई। इस मंदिर के पत्थरों को जोड़ने के लिए कहीं पर भी न तो सीमेंट का प्रयोग किया गया है, न तो मसाले का प्रयोग किया गया है, न तो गारे का प्रयोग किया गया है। यानी जो 50 से 60 मीटर जो ऊंचे मंदिर हैं, इतने विशाल मंदिर, इसके बड़े बड़े पत्थरों को जोड़ने के लिए कहीं पर भी किसी प्रकार के सीमेंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया गया। सीमेंटिंग टेक्नोलॉजी का मतलब कोई गारा का यूज़ नहीं किया गया है, कोई मसाला का यूज़ नहीं किया गया है, कोई सीमेंट का यूज़ नहीं किया है, कोई नहीं। आप हैरान रह जाएंगे, सभी मंदिर के जो हैं जुड़े हुए हैं। अच्छा, जो खजुराहो शैली के जो मंदिर हैं, उसमें एक जो नई चीज़ें हमको दिखाई पड़ती हैं। खजुराहो शैली के जो मंदिर हैं उसको कहीं कहीं लोहे के जो है छल्ले से बांधा गया है। यानी मंदिर के जो बड़ी बड़ी बहुत ऊंची ऊंची जो पत्थर की सिल्लियाँ हैं, उन सिल्लियों को लोहे के खांचे के द्वारा उसको बांधा गया है, जिससे उसकी जो है प्रेशर या दबाव पड़ने पर खिसक के किनारे न चला जाए। लेकिन जो उड़ीसा शैली के मंदिर बने हुए हैं उसमें यह योजना नहीं है। इसमें क्या किया गया है, पत्थर का जो किनारा है, 2 पत्थर के किनारे को खांचेदार बनाया गया है। खांचेदार मतलब ऐसे खांचेदार बनाया गया, ऐसे कुछ बनाया गया है जिससे कि पत्थर का एक खांचा दूसरे खांचे में फिट हो जाए और वह स्वाभाविक रूप से वह एक दूसरे को बांधा रहे। तो ऐसा योजना, जैसे कि एक खांचा ऐसे हो गया और एक खांचा जो ऐसे हो गया, ऐसे 2 पत्थरों को रखा गया तो दोनों पत्थरों को खांचे को इस तरीके से फिट कर दिया गया। तो उड़ीसा शैली के जो मंदिर बनाए गए हैं उन मंदिरों में किसी भी प्रकार की सीमेंटिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया गया है, गारे का नहीं प्रयोग किया गया है, सीमेंट का यूज़ नहीं किया गया है। तो उसको बांधने के लिए, पत्थरों को बांधने के लिए 2 पत्थरों के टुकड़ों के बीच में उनको नुकीला नहीं बल्कि खांचेदार बनाया गया, जिससे कि एक दूसरे में फंसे रहें और इसमें किसी भी प्रकार का कोई अवरोध यानी प्रेशर पड़ने पर कोई वो ना हो सके। तो ये उड़ीसा शैली के महत्वपूर्ण मंदिरों के बारे में बताया। और जो मैंने 4 से 5 मंदिरों के बारे में मैंने बताया, 4 से 5 जो मंदिर हैं उसके बारे में जो मेरी अगली क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास होगी, उस क्लास में हम इसकी चर्चा करेंगे। और मेरी आप लोगों को राय है कि सिविल सर्विस या किसी भी एग्ज़ाम का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, शॉर्टकट के चक्कर में कभी मत पड़िए। ल्यूसेंट की किताबें हैं, ल्यूसेंट आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है बेसिक के लिए, लेकिन ल्यूसेंट से आपका बेड़ा नहीं पार होगा, ध्यान रख लीजिएगा।
ल्यूसेंट अगर आप पढ़ करके समझते हैं कि आप आईएएस बन जाएंगे तो आप सपने में भूल जाइए इसको। तीसरी बात है, टेक्स्ट बुक को पढ़िए। तमाम जो कोचिंग की, तमाम जो इंडिया की जो नई नई कोचिंग खुली हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग, इन कोचिंग्स ने अपने नई नई किताबों को छपवाया है। तो लोग, जो विद्यार्थी होता है वो जानता है कि यही ऑथेंटिक है। वो ऑथेंटिक किताबें नहीं है, ये गाइड है, गाइड, ये गाइड है। और गाइड पढ़ करके कभी भी आप आईएएस नहीं बन सकते हैं, आप ध्यान रखिएगा। तो जो बड़ी बड़ी कोचिंग की किताबें हैं आप उसको बेशक आप कंसल्ट करो, हम उसको बुरा नहीं मानते हैं, लेकिन उसको आपको ईज़ कर देती है समझने में थोड़ी सी। लेकिन अगर आपको रेफरेंस को यूज़ करना है तो आप टेक्स्ट बुक को पढ़ना सीखिए, अगर आपको अच्छा सिलेक्शन लेना है, अच्छी चीज़ों को जानना है। तीसरी चीज़ें हैं कि सिविल सर्विस के लिए या किसी भी एग्ज़ाम के लिए राइटिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत जोर देता हूँ राइटिंग स्किल पे। और बहुत से लोगों से हमारी मुलाकात होती है, उनके पास तो इतना ज्ञान होता है कि ऐसे लोगों को आईएएस बना दें, अधिकारी बना दें, लेकिन वो खुद नहीं बन पाते हैं। मैं ऐसे बहुत लोगों से मिला हूँ, ठीक है। और बहुत से ऐसे छात्रों को भी जानता हूँ जिनके पास परम ज्ञान है, लेकिन उनकी जो राइटिंग स्किल है बहुत ही ख़राब है। जिन छात्रों को पढ़ाते हैं वो आईएएस बन जाते हैं, अपने आईएएस नहीं बन पाते हैं, अपने टीचर बन के रह जाते हैं। वो यह खामी क्यों है, यह समस्या क्यों है? इस समस्या का सिर्फ एक सलूशन है कि जो बहुत विद्वान हो गए हैं, बहुत ज़्यादा किताबों को पढ़ लिए हैं, उनके पास जो ओरल नॉलेज है दैट इज़ ग्रेट, बहुत अच्छा नॉलेज उनके पास है, लेकिन जो उनका एक्सप्रेशन है दैट इज़ द मोस्ट ऑकवर्ड, मोस्ट डेंजरस, मोस्ट वर्स। ये तो वह राइटिंग स्किल को अपनी इम्प्रूव नहीं करते हैं। दिक्कत ऐसे लोगों के साथ में क्या है कि वह अपनी समस्या किसी से बता भी नहीं सकते हैं, क्योंकि एक ईगो पैदा हो, हर छात्र के अंदर ईगो पैदा होता है। हम लोग भी तैयारी कर रहे थे तो हम लोगों के समय ईगो था कि अरे हम तो बहुत 30 मार्क खा हैं और अपनी समस्या को दूसरे से कैसे शेयर करेंगे, अगला तो हमसे हंसेगा। तो यह कहावत है कि नाचने में और अगर पढ़ने में अगर आपको शर्म आए तो आप तय जानिए कि न तो आप कभी नाच सकते हैं और न ही आपको ज्ञान मिल सकता है। नाचने और ज्ञान लेने यानी पढ़ने में जिस दिन आपके अंदर शर्म पैदा हो गई, संकोच पैदा हो गया, डर पैदा हो गया, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आईएएस नहीं बना सकती। एक बहुत अच्छा लर्नर बनिए, एक बहुत अच्छा लर्नर बनिए, मतलब सीखने वाला बनिए। किसी के भी सामने बैठ करके सीखने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए, वह चाहे आपसे उम्र में बड़ा हो, वह चाहे आपसे उम्र में छोटा हो। तो अगर आपने ईगो पाल लिया है अपने अंदर कि नहीं हमारी उम्र तो इतनी बड़ी है और ये जो मैथ पढ़ा रहा है हम इससे कैसे पढ़ें, तो यह जानिए कि आपने अपने चारों तरफ खुद ही कब्र को इकट्ठा कर लिया है, अपने चारों तरफ आपने दीवार खड़ी कर ली है जो कि आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा। इसीलिए जो अच्छा कॉम्पिटिटर होता है वह एक बहुत अच्छा लर्नर भी होता है, ध्यान रखिएगा। कहीं भी अगर आपसे लगता है कि हमको सीखने में संकोच हो रहा है, डर रहा है, लज्जा आ रही है, तो देन आप जानिए कि यह चीज़ें आपके लिए खतरे की तरफ से हैं। तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करिए, आप स्वयं खुद की समीक्षा करिए, आत्मचिंतन करिए कि हमारी जो लूप होल्स हैं, हमारी कमियां हैं, कहाँ पे हैं। तो आपका ज्ञान, मैं जितने भी बहुत से लोगों से, बच्चों से मिलता है, उन सभी बच्चों के पास, सभी लोगों के पास आईएएस बनने की क्षमताएं होती हैं। तो जो उनके पास ज्ञान होता है, जो आईएएस बनते हैं, उनसे कहीं ज़्यादा होता है। जो आईएएस नहीं बन पाते हैं उनके पास ज्ञान देखा मैंने, जो आईएएस बनते हैं उनसे ज़्यादा ज्ञान होता है। समझ लीजिए, उनको पढ़ा दें, लेकिन वह कभी भी आईएएस नहीं बन पाते हैं। और जो उनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट हैं, जो उनका आधा जानते हैं, चौथाई जानते हैं, वो लोग आईएएस बन जाते हैं। तो उसमें उस व्यक्ति की कोई फॉल्ट नहीं है, वह ऐसा नहीं कि जो है बहुत ही कमज़ोर पर, नहीं, उसकी जो एक्सप्रेशन है, जो उसका राइटिंग एक्सप्रेशन है, वहाँ से फॉल्ट है। वह सिर्फ लोगों से लिखे, दिखाए, समझाए कि ये मेरी समस्या है, यहाँ पर समस्या है, जो जिसको उस एरिया का विशेषज्ञ मानता है उसको दिखाए, ये बहुत छोटी समस्या है। तो इसको आप लोग शॉर्ट आउट करें, क्योंकि एटलीस्ट आपका जो सिलेक्शन होता है वो लिख करके होता है। इंटरव्यू तो 100 नंबर का होगा, 50 नंबर का होगा या 200 नंबर का होगा।
तो जो मैक्सिमम होता है 1000-1200 नंबर का, वो तो राइटिंग स्किल है ना। तो यानी कहने का मतलब मेरे है कि राइटिंग स्किल से ही आपके सिलेक्शन का भाग्य तय होता है। ठीक है, राइटिंग स्किल से ही आपका मतलब भाग्य निश्चित होता है कि आप कहाँ जाओगे, क्या बनोगे। इसीलिए आप जितना पढ़ते हैं, आप खुद को देखिए, क्या उस रेशियो में आप लिखते हैं? नहीं लिखते आप हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन लिखने का कोई अभ्यास ही नहीं है। तो भैया आप वहाँ नहीं जाओगे। मेरा बाल झड़ा है, मैं बहुत बुढ़ा दिखता हूँ, मैं बहुत यंग हूँ, ये कुछ नहीं जाता है। आपकी कॉपी जाती है भैया, 20 पेज की, 15 पेज की कॉपी जाती है। तो कॉपी पर लिखिए, लिखने के अपने एक्सप्रेशन को इम्प्रूव करिए। मैं बार बार कहता हूँ कि सिविल सर्विस की जो एग्ज़ाम है बहुत ही आसान है, बहुत टफ भी है। अगर आप जानते हैं तो सबसे आसान है, अगर नहीं जानते हैं तो सबसे टफ है। तो मेरी बातें अगर आपको बुरी लगी होंगी तो बहुत अच्छी बात है, चुभी होंगी अगर आपको मेरी बातें तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी लगी हैंगी तो फिर लगनी चाहिए। ठीक है ना। इन्हीं बातों के साथ में अपनी बातों को हम लोग क्लोज़ करते हैं। सैटरडे यानी शनिवार को मेरी फिर से जो है लाइव क्लास 11 बजे से ही शुरू होगी। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और जो लोग हमें जूम पे ज्वाइन करना चाहते हैं, जूम पे, तो मेरी ही साइट पर आप जाके देख लीजिए। उसमें मैं 9305586683 मैं नंबर भी शेयर किया हूँ। उस नंबर के माध्यम से व्हाट्सएप पर अपना जो है नाम और लिख करके भेज दीजिए। शाम को मेरी क्लास चलती है जूम पे 5 से 7 के बीच में, आप वहाँ से भी हमसे लिंक हो सकते हैं। और जो ऑप्शनल आपका सब्जेक्ट अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में भी मैं आपका सहयोग कर सकता हूँ, और फिलॉसफी अगर है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। 2 मेरे विशेषज्ञता के क्षेत्र हैं। और किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है, प्रश्न है, तो आप हमसे सीधे जो है फ़ोन नंबर के माध्यम से जो हम व्हाट्सअप दिया है उसके माध्यम से आप हमसे संपर्क बना सकते हैं, राब्ता बना सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत स्नेह और आशीर्वाद। ठीक है, और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग सेलेक्ट हों। थैंक यू, नमस्कार।